नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको करंट अफ़ेयर के एक नए सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनमें जो एमसीक्यू बन सकते हैं प्रेज़ेंट टाइम पर डे के, उनको आप अपडेट हो सकें। तो इस तरीके के और भी सेशंस को जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। चैनल को लाइक भी कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें मानवाधिकार दिवस है, जो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसको 1948 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था द्वारा जारी किया गया था और ये पूरे विश्व में मानव की गरिमा, उसकी समानता और जाति, रंग, रूप, भेद और क्षेत्र के अलावा आपकी जितनी आय है, उन सबको परे रखकर आपको समानता का अधिकार दिलाने की बात करता है। तो आपसे प्रश्न प्रश्न ये है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व असमानता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपको बता दें ये जो रिपोर्ट है, ये पेरिस के एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसका एक शोध केंद्र है, उसके द्वारा जारी की जाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि विश्व स्तर पर और देशों के अंदर आय और धन का वितरण किस तरीके से है। तो विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। ये पेरिस के अंदर स्थित है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो पेरिस का, वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब। और आपको ये बता दें, इस रिपोर्ट के आधार पर भी ये पता चला है कि बहुत ही कम लोगों के पास पूरे विश्व का जो अधिक से अधिक धन है वहाँ इकट्ठा हुआ है। अगर हम देशों के बीच में देखें तो देशों के बीच में असमानता कम हुई है, अर्थात उनकी लगातार क्या ग्रोथ लगभग देशों के बराबर हो रही है। लेकिन देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनकी असमानता दर लगातार बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सरकारें गरीब हो रही हैं और निजी व्यक्ति क्या हो रहे हैं, अमीर होते चले जा रहे हैं। निजी जो एक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वो अमीर हो रही हैं। हम भारत देश की बात करें तो आज भी देश का स्टार्टिंग में 10% जो तबका है, वो पूरे देश का 57% वेल्थ को रखता है, जबकि नीचे का 10% हिस्सा उसका बहुत ही कम 1-2 इकाइयों तक नहीं पहुँचता है अपनी वेल्थ को रखने के लिए। अगला प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए प्रावधान किया गया है? अर्थात यूँ कहें शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के द्वारा लागू करने की बात कही गई है? तो आपको बता दें, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50 जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि डीपीएसपी हैं, उनके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें क्या करता है, राज्य को आदेश दिया जाता है संविधान द्वारा, आप ऐसा करिए, उनके द्वारा एक जारी किया जाता है। तो आर्टिकल 50 के द्वारा इसको किया गया है। आपको बता दें अगर इसके लक्षण कहाँ-कहाँ दिखाई पड़ते हैं कि शक्तियों के बीच में पृथक्करण की बात की गई है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए अगर अनुच्छेद की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर हम 53 और 154 संविधान के अनुच्छेद को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 53 जहाँ पर राष्ट्रपति, वहीं अनुच्छेद 154 जो आपका राज्यपाल होता है राज्य का, उसपे दीवानी और फौजदारी के किसी भी तरीके के एक्शन ना करने की बात करता है। वहीं पर अनुच्छेद 121 और 211 लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत न्यायिक आचरण के जो भी कोई न्यायालय कोई अगर आपको कोई अपना बात कहता है, कोई रिपोर्ट देता है, उसके न्यायिक आचरण पे वहाँ बात नहीं की जा सकती है। वहीं अनुच्छेद 122 और 212 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो माननीय नेतागण होते हैं, उनको विशेषाधिकार देता है। वो अपने जवाब जो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा और या फिर उन्होंने विधानसभा के अंदर जो भी कुछ बोला है, संसद के अंदर जो कुछ बोला है, उसका जवाब वो बाहर नहीं देंगे। वहीं 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं, उनकी कार्रवाइयों पर, उनके कार्यों के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेही नहीं होने की बात कही गई। मतलब क्या है कि कहीं न कहीं, कहीं पे न्यायालय अलग स्वतंत्र है और कहीं पे क्या है, आपकी विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है। तो ये अनुच्छेद 1950 सॉरी अनुच्छेद जो 50 है, वहाँ से इसको उसी के हिसाब से इसको दिशा-निर्देश दिए गए हैं। तो जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है, वो आपको डीपीएसपी के अनुच्छेद 50 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, केन-बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिज़र्व से होकर गुज़र रही है? तो आपको बता दें जो केन और बेतवा लिंक परियोजना है, ये यमुना की 2 सहायक नदियाँ हैं, केन और बेतवा, जो क्या किया जा रहा है, बेतवा के पानी को केन में मिलाया जा रहा है। तो बेतवा का पानी कहाँ जाएगा? केन के अंदर जो झांसी और या फिर ललितपुर जिला है, वहाँ पे जाके ये वहाँ मिलेगा। इसको एक यहाँ पे डेक्कन ब्रिज इसके बीच में क्या किया है, कुछ डैम बनाने की बात कही गई है, इसको लिंक करने की बात कही गई है। तो इसके अंतर्गत हम बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है, जो आंसर क्या है इसका कि जो टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का टाइगर रिज़र्व है पन्ना। तो पन्ना में क्या किया जा रहा है? इस पन्ना जो क्षेत्र है वहाँ से होकर ये गुज़रेगा आंशिक रूप से। तो अगर इसके अलावा बात की जाए, तो जो केन और बेतवा ये हैं, ये क्या करती हैं? इनके जब ये जुड़ाव हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ने से कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी क्योंकि कहीं न कहीं सिंचाई के लिए वहाँ पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जलापूर्ति से करने से क्या होगा? लोगों को जो अपनी जो पानी पीने की समस्या है, वो कहीं न कहीं पूर्ति होगी, विद्युत उत्पादन भी किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा का भी यहाँ उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा
आप नाव के द्वारा या बोटिंग के द्वारा वहाँ यातायात का इसका यूज़ कर सकते हैं और आपदा का भी आप यहाँ पे कम कर सकेंगे क्योंकि जहाँ पर बाढ़ आती है और जहाँ सूखा आती है, उन दोनों को बैलेंस किया जा सकेगा। आपको बता दें, जो केन नदी है, वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है, वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये बेतवा नदी से मिलती है। इसका आंसर है केन बेतवा बेतवा जो लिंक परियोजना है, वो पन्ना टाइगर रिज़र्व से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन ये है, पोषण अभियान के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? तो आपको बता दें जो पोषण अभियान है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है उसके द्वारा चलाया गया है अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत पोषण अभियान चलाया गया है। अब इसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण अभियान 2.0 से चालू कर दिया गया। तो आपको बता दें, इसके अंतर्गत मुख्यतः बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ और किशोरियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात की जाए तो इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या किया जाता है, स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया के बेसिकली जो होते हैं, उनको जो रोगी होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि आपको 5 वर्ष की उम्र में आपकी उम्र के हिसाब से आपका वज़न या उम्र के हिसाब से लंबाई अगर कम है या फिर आपको एनीमिया के शिकार हैं, तो एनीमिया मतलब क्या होता है? ब्लड के अंदर सॉरी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। तो आपको बता दें एक सर्वे में ये पाया गया है कि हमारे देश की आधे से अधिक महिलाएँ यानी लगभग 50% से प्लस महिलाएँ क्या हैं, एनीमिया ग्रसित हैं। उन पे कहीं न कहीं उसके अंदर उनके अंदर ब्लड की कमी है। तो इसी के टारगेट को पूरा करने के लिए इस अभियान को 2018 में चालू किया गया था, जिसमें स्टंटिंग और वेस्टिंग को प्रतिवर्ष 2% के हिसाब से 2022 तक 6% कम करना था। वहीं एनीमिया को 3% प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको 9% क्या करनी इसमें ग्रोथ करनी थी, इसको कम करना था। 2022 तक इसके टारगेट को पूरा करना था और इसी टारगेट को और पूरा करने के लिए अब इसी पोर्शन 2.0 को चालू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बहुत सी प्रणालियाँ हैं, जो क्या करती हैं पेमेंट करने में आपको हेल्प करती हैं। उसमें आपको क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली कौन-सी है? ऐसी कौन-सी प्रणाली है सबसे बड़ी है और जो आपको तुरंत ही इंस्टेंट आपको पेमेंट करने में हेल्प करती है? तो इसका आंसर है यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप बता दें, यूपीआई के अंतर्गत क्या होता है? फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेज़न पे है, भीम ऐप है। भीम मतलब भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी ये सारे ऐप क्या हैं, इसी के जो होते हैं यूपीआई के अंतर्गत ये वर्क करते हैं। तो आप समझ जाएँगे। सबसे बड़ी जो तत्काल रियल टाइम भुगतान करने वाला जो एक सिस्टम है वो यूपीआई है और यूपीआई के एग्ज़ाम्पल हैं फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। आपका अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस कंपनी का गुजरात के आलू किसानों के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर विवाद हुआ और बाद में उस कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, जो विवाद हुआ था तो लेस के लिए जो आप आलू यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें खास किस्म के जो आलू होते हैं उसको जिसको पीसी5 इसमें आलू जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर नमी कम होती है और ये चिप्स और जो स्नैक्स होते हैं उनको बनाने में सहायक होते हैं। तो इसके अंदर जो लेस है ये तो एक ब्रांड है, तो इस किस कंपनी के द्वारा इसको किया गया है तो आपको बता दें, ये इसका आंसर वो है पेप्सिको अर्थात पेप्सिको जो कंपनी थी उससे ये विवाद हुआ था। अब पेप्सिको इनके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा करा था वो कम हटा दिया गया है और ये दावा जो हटाया गया है वो पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण जो बिल है 2001 का अर्थात प्लांट प्रिजर्वेशन एंड जो फॉर्म राइट्स वगैरह हैं, प्लांट प्रिवेंशन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फॉर्म राइट्स 2001 जो बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत इनको बोला गया है। कुछ अधिकार हैं ब्रीडर्स को भी हैं, रिसर्चर्स को भी हैं, मतलब जो उगाते हैं उनको भी अधिकार हैं। अगर पेटेंट भी यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं अपनी अपने उपज को बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। लेस का ये कहना पेप्सिको ये कहना था कि सिर्फ़ वो उनको देंगे आलू, तो इसलिए मन ये उनका ये बौद्धिक संपदा अधिकार है। तो जो आपका किसानों के लिए पादप किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण बिल था 2001 का, उसके अधिकारों के तहत इनको छूट मिल गई है और उनको पंजीकरण किसका किया है, पेप्सिको का रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ आज जितने करंट अफ़ेयर और उनका जो आपने जो आंसर देखे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इसी तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दयाल के साथ। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।